आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमारे और आपके साथ एक दशक पूरा। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी का देश के नाम संदेश। दिल्ली शराब घोटाला में केसीआर की बेटी के कविता अरेस्ट। हैदराबाद से दिल्ली ले जाने की तैयारी में ईडी। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत। 15,000 के बॉन्ड पर मिली जमानत। बिहार कैबिनेट में सबसे अधिक राजपूत मंत्री, दूसरे पर कौन? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उन कंपनियों ने भी चंदा दिया जिनका ना तो मुनाफा है ना कारोबार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर अमित शाह ने यूं किया हमला। रूस का यूक्रेन पर सबसे घातक मिसाइल हमला। ओडेसा शहर में 14 लोगों की मौत, 46 घायल। एयर इंडिया करेगी कर्मचारियों की छटनी, 200 लोगों की जा सकती है नौकरी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा ने की अच्छी शुरुआत। पहले दिन 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई बस्तर। और भारत के सामने फिर झुकेगा पाकिस्तान। एशिया कप की तर्ज पर खेली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। साथ ही ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों की भी घोषणा की जाएगी। लोकसभा चुनाव की शुरुआत अप्रैल के मध्य से हो सकती है और मई अंत तक कई चरणों में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक लेटर के जरिए देश के नाम संदेश जारी किया। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारे और आपके संबंधों को 1 दशक पूरा हो गया है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने हैदराबाद में बड़ी कार्रवाई। शराब घोटाला केस में गंभीर आरोपों का सामना कर रही बीआरएस एमएलसी कलवा कुंता कविता के घर ईडी और आईटी अधिकारियों ने तलाशी की और उन्हें अरेस्ट कर लिया। ईडी अधिकारियों ने कविता को गिरफ्तारी नोटिस जारी किया। बताया गया है कि अधिकारियों ने कविता के पास से लगभग 16 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। माना जा रहा है कि उनका बयान शराब घोटाले के सिलसिले में दर्ज किया गया है। दरअसल करीब 5 घंटे तक तलाशी लेने वाले अधिकारियों ने वकीलों को भी घर में प्रवेश नहीं करने दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका लगने के बाद मुख्यमंत्री आज कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट से केजरीवाल को 15,000 रुपए मूल्य के जमानती बॉन्ड और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। जांच एजेंसी ने उन्हें जारी किए गए समन का अनुपालन न करने के आरोप वाली ईडी की शिकायतों पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को आज शनिवार को पेश होने को कहा था। अरविंद केजरीवाल के लिए 2 वकील रमेश गुप्ता और राजीव मोहन पेश हुए। अरविंद केजरीवाल की पेशी को देखते हुए कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट के आसपास के कई रूट डाइवर्ट कर दिए थे। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस ने उन रास्तों पर आने वाले लोगों को समय लेकर आने की सलाह दी। बिहार में लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक 22 घंटे पहले नीतीश कुमार की कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार किया गया। पटना स्थित राजभवन में राज्यपाल ने बीजेपी और जदयू के कुल 21 विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ लेने वालों में बीजेपी के 12 और जेडीयू के 9 विधायक शामिल है। लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार में बिहार की जातीय समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। इनमें 6 स्वर्ण, 6 अनुसूचित जाति, 4 ओबीसी, 4 पिछले वर्ग और मुस्लिम समुदाय के विधायक शामिल है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और बीजेपी ने एनडीए सरकार में मंत्री बनाकर सभी जातियों और समुदायों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से इलेक्टोरल बॉन्ड के यूनिक नंबर की जानकारी देने को कहा। अदालत ने इसके लिए 17 मार्च यानी रविवार तक का वक्त दिया है, जबकि यूनिक नंबर न बताने को गंभीरता से लेते हुए एसबीआई को नोटिस जारी किया गया है। एसबीआई की ओर से पेश हुए वकील संजय कपूर से अदालत ने कहा कि एसबीआई को सोमवार तक इस नोटिस का जवाब देना है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एसबीआई ने बॉन्ड नंबर जारी नहीं किया है, जबकि एसबीआई को इससे जुड़ी सभी सूचनाएं देनी थी। केंद्रीय
गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इसे भारतीय राजनीति से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया था, इसमें गलत कुछ भी नहीं था। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को भी जमकर घेरा। एक मीडिया रिपोर्ट में बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देता है उसे सबको मानना पड़ता है। इस पर अभी सोमवार को और सुनवाई होनी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं किसी भी मंच पर किसी भी व्यक्ति से चर्चा करने को तैयार हूं कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काला धन समाप्त करने के लिए लाया गया था। रूस के हमले में यूक्रेन में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। यूक्रेन के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार को रूस ने ओडेसा शहर में मिसाइल हमले किए। शहर में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए इन हमलों में 14 लोग मारे गए, 46 लोग घायल हो गए। यूक्रेन ने इसे मॉस्को का अब तक का सबसे घातक हमला कहा है। क्षेत्रीय गवर्नर ओले कीपर ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर कहा कि रूसी मिसाइल हमले में मरने वालों में स्थानीय निवासियों के अलावा एक डॉक्टर, राहत कर्मी भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ओडेसा में 10 घर और कुछ दूसरी इमारतें हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया अपने कर्मचारियों की छटनी करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार इस छटनी के तहत एयर इंडिया अपने लगभग 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती है। बता दें कि एयर इंडिया पर अपना स्वामित्व स्थापित करने के बाद से ही टाटा समूह लगातार कंपनी का पुनर्गठन कर रहा है। एयरलाइन कंपनी ने कहा कि छटनी से प्रभावित कर्मचारियों की संख्या कुल कार्यबल का 1% से भी कम हिस्सा होगा। 16 मार्च शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर 2 फिल्में रिलीज हुई हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा की योद्धा और अदा शर्मा की बस्तर। दोनों ही फिल्मों में देश की अलग अलग छवियों को दिखाया गया है। सिद्धार्थ की योद्धा ने भारत में बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की। Technic.com के अनुसार एक्शन से भरपूर इस फिल्म ने शुरुआती अनुमान के मुताबिक अपने पहले दिन भारत में 4.25 करोड़ की कमाई की। योद्धा का निर्देशन नवोदित जोड़ी सागर आम्ब्रे और पुष्कर ओझा ने किया है। दूसरी ओर अदा शर्मा की बस्तर का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है। योद्धा में दिशा पाटनी और राशि खन्ना भी लीड रोल्स में हैं। ये हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म एक टास्क फोर्स के कमांडिंग ऑफिसर योद्धा अरुण कात्याल को एक रोमांचक बचाव अभियान पर ले जाती है। फिल्म को हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्व मेहता और शशांक खेतान ने बनाया है। पहले दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी ने पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी को लेकर आईसीसी संग करार पर साइन भी किए थे। फिर भी इस बात को लेकर सस्पेंस है कि क्या पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा या नहीं। पिछले साल हुए एशिया कप की मेजबानी भी पाकिस्तान के पास ही थी, मगर तब बीसीसीआई ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना कर दिया था। इसके बाद पीसीबी को मजबूरन एशिया कप को हाइब्रिड मॉडल के तहत कराना पड़ा था। अब पाकिस्तान को डर है कि एशिया कप 2023 की तरह ही कहीं यह टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल के तहत ना कराना पड़े। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर नहीं आती है तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मुकाबले यूएई में शिफ्ट हो सकते हैं।